हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 46 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 47 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 46 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 47 नंबर का मॉडल पेपर। ये परीक्षा पैटर्न है, 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और हूबहू ऐसा ही पैटर्न है वो इसमें अपन पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, पहला भाग है राजस्थान भूगोल का, जिसके अंदर अपन 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बताइए, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बांसवाड़ा इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कर्क रेखा है वो राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और दोस्तों, इसलिए 21 जून को सूर्य बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 1722 मीटर। और दोस्तों, उसके बाद में दूसरे नंबर की चोटी है जिसका नाम है शेरगढ़, यानी कि सिरोई शेर, ठीक है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1597 मीटर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कहां पर है? सिरोही में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, मालपुरा करौली मैदान भाग है। मालपुरा करौली मैदान भाग है, तो ये किसका भाग है? तो दोस्तों, ये बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। बनास बेसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में, देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? कछारी मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कछारी मृदा मतलब जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी दोस्तों कहां पर पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, धौलपुर। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क प्रकार की जलवायु दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों ऑप्शन में से कौन सा जिला है? तो दोस्तों बीकानेर है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वनों में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, धोकड़ा पलास, धोकड़ा और पलास ये दोस्तों उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? किस झील का क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ताल छापर झील। कहां पर है? चूरू के अंदर। दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? बताइए, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हैरी के बैराज से होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्यास एवं सतलज नदियों पर बनाई गई है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम है वो दोस्तों कहां पर है?
तो दोस्तों वो है जालोर के अंदर। जालोर के अंदर दोस्तों महिला साक्षरता दर है वो दोस्तों सबसे कम है। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कितनी है दोस्तों? 38.5% है वो क्या है, महिला साक्षरता दर है जालोर की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। इसके अंतर्गत दोस्तों 4 मंडल आते हैं, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह जिला कौन सा है? देखिए गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जैसलमेर की भी लगती है, बीकानेर की भी लगती है, जोधपुर की नहीं लगती। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताया था मैंने अभी आपको दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की? तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है, बताइए लाल लोमी मृदा या लाल दोमट मृदा ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन में उदयपुर दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। लोह तत्व के कारण दोस्तों यानी कि लोह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग है वो लाल होता है, और ये मृदा है वो मक्का, चावल और गन्ने की फसल हेतु उपयुक्त होती है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वर्षा यानी कि सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों BWHW, यानी कि दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है और शुष्क क्षेत्र है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, फलोदी और हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है दोस्तों इसके अंदर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बबूल, खैर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, यहाँ पर बबूल, खैर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प अपने को चुनना है। तो दोस्तों बताइए ये किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में ये पाए जाते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है दोस्तों। इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 फीट है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत है। तो यहाँ पर इसमें पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है। सावन भादो सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों ये परियोजना कहाँ पर है? तो ये कोटा जिले की सिंगोद तहसील में है दोस्तों। कोटा जिले की सिंगोद तहसील में है ये सावन भादो सिंचाई परियोजना। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक है वो कौन से जिले में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोटा की साक्षरता दर है वो दोस्तों सबसे ज्यादा है। कितनी है? तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको 76.6% है वो कोटा की साक्षरता है। ठीक है। और दोस्तों जयपुर की जो साक्षरता है वो दूसरे नंबर पर है। जयपुर 75.5% है ये जयपुर की साक्षरता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन से शहर गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं? गोल्डन ट्राइंगल यानी कि स्वर्णिम त्रिकोण आप बोल सकते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण आप बोल सकते हैं गोल्डन ट्राइंगल को। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं? तो इसके अंतर्गत दोस्तों दिल्ली, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा ये आते हैं दोस्तों। दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके नेतृत्व में राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करते हैं? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके नेतृत्व में राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बागोर सभ्यता। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है दोस्तों? ये बागोर स्थल है, ये भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों ट्रेंच आयोग का गठन है ये किस आंदोलन के संदर्भ में ये किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच आयोग का संबंध। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, जो ये बेंगू किसान आंदोलन है ये दोस्तों 1921 में शुरू हुआ था राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। और दोस्तों इस किसान आंदोलन के दौरान रूपाजी और कृपाजी धाकड़ है वो शहीद हो गए थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15 मई 1949 को। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें किसे? तो शिवचंद भरतिया को। शिवचंद भरतिया को दोस्तों राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक है वो कहा जा सकता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हरियाली अमावस्या का जो पर्व है वो दोस्तों श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण मास की अमावस्या को दोस्तों ये पर्व है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों हड़बू जी का। कहां पर है हड़बू जी का मुख्य मंदिर? कहां पर है? बेंगटी गांव फड़ौदी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? बताइए तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बपंग है वो तत्वाद्य यंत्र है। बपंग है वो तत्वाद्य यंत्र है। और ये जो मोरचंग है ये दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा है ये भी दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है। और खड़ताल है ये घन वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 28 नंबर का प्रश्न है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है बाड़मेर। दोस्तों अजरक और मलिर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बाड़मेर जिला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मोरबांदिया, पैरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ये ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मोरबांदिया होता है यह विवाह हिंदू में प्रचलित है, ब्रह्म विवाह के समान है। और दोस्तों ये पैरावना, ये दोस्तों इसमें ब्राह्मण की उपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह है वो किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो ताड़ना है, ताड़ना होता है वर पक्ष द्वारा समाज के पंचों द्वारा तय वधु मूल्य चुकाकर विवाह करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है। बताइए जंतर मंतर कौन से शहरों में स्थित है। देखिए सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है, जिसमें जंतर मंतर जयपुर सबसे बड़ी वेधशाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, जयपुर दिल्ली, जयपुर दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन और बनारस में दोस्तों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 31 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है। करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राठौड़ राजवंश से संबंधित है। दोस्तों जो ये राठौड़ शब्द की उत्पत्ति है वो राष्ट्रकूट से हुई है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व है वो दोस्तों किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय सिंह पथिक। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में चला था, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। दूसरे चरण का जो नेतृत्व है वो दोस्तों विजय सिंह पथिक ने किया था, ये आपको इसमें विशेष तौर पर क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में गठित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ है जिसमें हमें एक राजा की महानता, उसके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, कहलाता है। बताइए मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों रासो। क्या कहलाता है, रासो। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बर्तरी का मेला कहाँ लगता है। बताइए दोस्तों राजस्थान में बर्तरी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अलवर में आयोजित होता है। दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है हडबूजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हडबूजी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हडबूजी का जन्म है वो बुंडेल नागौर में हुआ था, ये आपको इसमें याद रखना है, राव जोधा के समकालीन थे ये। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 37 नंबर का प्रश्न है, बिछियो, लालर, नौखिला और शिखर राजस्थान के हैं। बिछियो, लालर, नौखिला और शिखर राजस्थान के हैं, तो ये क्या है। तो दोस्तों ये राजस्थान के लोकगीत है। क्या है, लोकगीत। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकगीत। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलिला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलिला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है मोहनलाल कुमार को दोस्तों टेराकोटा ऑफ मोलिला के लिए पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था दोस्तों मोहनलाल को। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है। बताइए दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको बोलते हैं, बताइए, नाम तो सुना ही होगा। 4था नंबर का ऑप्शन देखिए चूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है। वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है घोटिया अंबा को। घोटिया अंबा को 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर है भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है,
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? बताइए, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व है, ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आयरलैंड से। 42 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? कौन से संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें हरदेव जोशी। हरदेव जोशी 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 44 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद से अभिप्राय है। तो दोस्तों भारतीय संसद से क्या अभिप्राय है? तो भारतीय संसद दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे बताया गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे बताया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज और आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, ठीक है, उसके अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे अब अपन है भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2009 में बनी थी कुशल सिंह, ठीक है। ये दोस्तों पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होगा, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुशल सिंह, ठीक है। और दोस्तों दूसरी जो महिला मुख्य सचिव है वो उषा शर्मा, अशोक गहलोत के कार्यकाल में अभी थोड़े दिन पहले ही बनी थी। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष होता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? बताइए। तो दोस्तों वो होता है जिलाधीश। कौन होता है? जिलाधीश। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिलाधीश। नेक्स्ट है 48 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से किस अध्याय में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से किस अध्याय में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्याय 3 में। अध्याय 3 में दोस्तों इसके गठन का उल्लेख है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। बताइए दोस्तों लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है और इसका कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष का रहता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन थे? इसका राइट आंसर कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमलकांत वर्मा। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों क्लास को शेयर नहीं करते आप तो दोस्तों शेयर के ऊपर बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे दोस्तों अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आप एक व्यक्ति है वो दोस्तों 5-5 लोगों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें क्लास को। और दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए
ऑब्जेक्टिव क्लास है वो करवा दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर चतुर्श्रेणी कर्मचारी, भारतीय संविधान चतुर्श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पॉलिटी चतुर्श्रेणी कर्मचारी, भारतीय इतिहास चतुर्श्रेणी कर्मचारी। इस नाम से आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर ऑब्जेक्टिव क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जरूर देखें। देखिए अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें। काफी संख्या में दोस्तों लोग है वो टेस्ट देते हैं एक दिन के अंदर, तो दोस्तों लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? तो वो है दोस्तों एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा Al, यानी कि एल्यूमिनियम। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, संचार में प्रयुक्त होने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संचार में प्रयुक्त होने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फिनोटाइप का अनुपात है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फिनोटाइप का अनुपात है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो अनुपात है दोस्तों कितना? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 3:1। 3:1 है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 लंबे 1 बौना। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों वो है प्रमस्तिष्क। इसको दोस्तों सेरिब्रम भी बोलते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये भाग है वो खोपड़ी के पिछले हिस्से के ऊपरी सतह में स्थित होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 5 प्रश्न अपन भारतीय संविधान के पढ़ेंगे और 5 प्रश्न है वो अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किसे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, BCCI ने दोस्तों किसे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 57 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए इसरो का नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी नारायणन को। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? बताइए, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है किस राज्य में यह स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में। 59 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है? निम्न में से किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें किसे? तो दोस्तों वो है के संजय मूर्ति को दोस्तों भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा K4
बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसे कलाम 4 के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह DRDO द्वारा विकसित दूसरी SLBM है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए इसका परीक्षण INS अरिघात से किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए भाग 7 में अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत कब तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत कब तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों यहाँ पर 2030 तक 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये अनुमानित है दोस्तों कितना? तो 4.25%। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 10%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? टीबी मुक्त अभियान का शुरुआत कहां से किया गया? तो दोस्तों 7 दिसंबर 2024 को जयपुर से किया गया था दोस्तों टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हाल ही में अजमेर स्थित फायसागर झील का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई है? बताइए अजमेर स्थित फायसागर झील का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फायसागर का नाम बदलकर दोस्तों वरुण सागर किया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वरुण सागर। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों भाग 8 के अंदर अपन कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसको जानकारी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जानकारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए FAT फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है? FAT फाइल सिस्टम दोस्तों किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड में पूर्व निर्धारित लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? MS वर्ड में पूर्व निर्धारित लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लाइन स्पेसिंग होती है दोस्तों 1.15। कितनी? 1.15 होती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1.15। 69 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक्सेल में एक कॉलम की पूर्व निर्धारित चौड़ाई कितनी होती है? एक्सेल में एक कॉलम की पूर्व निर्धारित चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होती है दोस्तों कितनी? तो ये चौड़ाई होती है 8.43 पॉइंट होती है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और सेल की जो ऊंचाई होती है दोस्तों वो होती है 12.75 पॉइंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1 नंबर ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों शॉर्टकट कुंजी है इसमें F5। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा F5।
अब दोस्तों भाग 9 के अंदर अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहां पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है वो कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गांव एवं गाय। गांव एवं गाय ये दोस्तों क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूंगा, इस कथन में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? बताइए, मैं स्वतः ही कर लूंगा, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूंगा, इस कथन में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों ये निजवाचक सर्वनाम है। दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संयुक्त क्रिया है। दोस्तों क्या है? संयुक्त क्रिया। पहुंच गया क्या है ये? दोस्तों पहुंच गया, दोस्तों यहाँ पर पहुंच गया, ये 2 क्रिया शब्द मिलकर संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो बताइए विशेषण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें मनुष्य, मनुष्य शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो मनुष्य से अगर मनुष्यता होता तो वो दोस्तों विशेषण बन जाता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? बताइए देशज शब्द कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो अचार शब्द है ये दोस्तों देशज नहीं है, ठीक है, ये पुर्तगाली यानी कि विदेशी शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे निषेध। निषेध दोस्तों ये निषेध, दुष्परिणाम, मनस्ताप और उन्मुख, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मनस्ताप है, मनस्ताप के अंदर दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, मन है प्लस ताप, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? कौन सा संधि शब्द सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मिष्टान, मिष्टानन, दोस्तों यहाँ पर मिष्ट प्लस अनन, मिष्ट प्लस अनन, इसमें दीर्घ संधि है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न है, संकर्षण में उपसर्ग है, संकर्षण में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सम उपसर्ग है और क्रश है वो दोस्तों क्या है? मूल शब्द है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए भारतीय के अंदर, दोस्तों भारतीय के अंदर भारत प्लस ई है तो इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बाकी दोस्तों सभी के अंदर है वो यह प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसे महात्मा प्लस ई है, सुंदर प्लस ई है और उदार प्लस ई है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वामा, कामिनी, रमणी, ललना आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये किसके पर्यायवाची हैं? ये नारी के पर्यायवाची हैं दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न है, गर्दब शब्द का पर्यायवाची नहीं है। गर्दब शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए रासव है, ठीक है, वैशाख नंदन है, शंखकरण है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये कर्मेलक, कर्मेलक है ये दोस्तों उर्ष्ट का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? बताइए पाश्चात्य का पाश्चात्य का विलोम है तो वो क्या है? तो दोस्तों वो है पौर्वात्य। क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, पौर्वात्य। 83 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम शब्द असंगत है? किस विकल्प में विलोम शब्द असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्रम विक्रय, क्रम है वो नहीं होता दोस्तों, क्रय विक्रय होता है। क्या हो जाएगा? क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत दे रखा है, असंगत है। 3 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए,
पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं ईशान, ईशान बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ईशान। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को दोस्तों नैऋत्यक बोलते हैं, और दोस्तों पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को दोस्तों वायव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो मौलिक शब्द दे रखा है ये दोस्तों शुद्ध शब्द है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये मुर्मुस नहीं होता, मुर्मुसा होता है, ठीक है। और युवावस्था, इसमें मात्रा है वो दोस्तों गलत दे रखी है, और स्वर्गारोहण नहीं होता, स्वर्गारोहण होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर देखिए, गाय के पूंछ होती है, गाय के पूंछ होती है, तो दोस्तों ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल का है? निम्न में से कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, हमारे पहुंचने के समय करण पड़ रहा होगा। ये सातत्य बोधक भविष्य काल का वाक्य है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न है, अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है, तो वो लोकोक्ति है दोस्तों कौन सी? तो वो है, आप हारे बहू को मारे, आप हारे बहू को मारे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 89 नंबर का प्रश्न है, एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, बताइए। दोस्तों एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें जो पृष्ठांकन है ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर परिभाषिक शब्द नहीं है, तो ये पूछा है यहाँ पर एंडोर्समेंट, समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है नहीं है, ये काटना है आपको दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं को काट लेना है। एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो वो कौन सा है? तो वो है पृष्ठांकन। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का जो अर्थ होता है वो होता है अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वसनीय। और एलिगेशन का मतलब होता है आपेक्ष, और इम्पोजिशन का मतलब होता है अधिरोहण। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, मूल पत्र की प्रतिलिपि किस विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं, हाँ, प्रश्नांकन, प्रश्नांकन ही बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्नांकन करना कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अपन है वो भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट इन द, ठीक है, इन द ब्रैकेट, यानी कि अपने को खालिस्तान भरना है टेंस का प्रयोग करते हुए। देखिए यहाँ पे राजेश हिज प्रोजेक्ट वर्क बिफोर आई रीच टू हिम। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सेंटेंस है? देखिए, जब फ्यूचर में 2 कार्य हो रहे हो, तो दोस्तों 2 कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, बिफोर और आफ्टर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए अपन है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों विल हैव कंप्लीटेड आएगा इसमें, विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट वर्क बिफोर आई रीच टू हिम। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे द मैंगो इज स्वीट व्हेन इट, द मैंगो इज स्वीट व्हेन इट, आगे क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा इज टेस्टेड आएगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे
93 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस देखिए, वी मस्ट एंडर वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्रू। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों व्हाट कैन नॉट बी क्रूड मस्ट बी एंड्यूर्ड। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए सेंटेंस दे रखा है, द अर्थ इज सेड टू बी राउंड, द अर्थ इज सेड टू बी राउंड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीता सेड टू राम, हाउ शैल आई पास माय डेज विथआउट यू इन लंका। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर है, सीता आस्क्ड राम हाउ सी वुड पास हर डेज विथआउट हिम इन लंका। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने को बताना है चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए द कैप्टन अपलाउड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो डायरेक्ट स्पीच में बदलते समय अपन दे हैड प्लेड के स्थान पर वेल प्लेड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रावो वेल प्लेड सेड द कैप्टन टू द प्लेयर्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 97 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों देखिए यहाँ पे नेगेटिव बदलने के लिए दोस्तों अपन पॉजिटिव डिग्री में बदला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली इज मोर पॉपुलस देन जयपुर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, जयपुर इज नॉट सो पॉपुलस एज दिल्ली। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। इसमें देखिए हाउ ब्राइट दे वी ग्रोन इन द सनलाइट, हाउ ब्राइट दे वी ग्रोन द सनलाइट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दे हैव ग्रोन वेरी ब्राइट इन द सनलाइट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, खालिस्तान अपने को भरना है। देखिए रामा कैन हरसेल्फ इन रूरल, देखिए यहाँ पे रामा कैन हरसेल्फ इन रूरल एटमोस्फेयर। बताइए एटमोस्फेयर। तो यहाँ पर इसमें खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें एडाप्ट आएगा। इसमें क्या जाएगा, एडाप्ट। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एडाप्ट। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमिनर आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर डिटरमिनर और आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, देखिए टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज डिफिकल्ट टुडे। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए यहाँ पे टीचिंग के बाद ऑफ होने से दोस्तों इसमें टीचिंग से पहले दोस्तों द का यूज होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज डिफिकल्ट टुडे। तो इसमें नो आर्टिकल आएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न है, ऑफ द 2 men वाज अरेस्टेड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ईच ऑफ द 2 men वाज अरेस्टेड। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। तो यहाँ पर इसमें
एक नंबर ऑप्शन सही, इच। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। दोस्तों अपने को प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इसमें देखिए, रंजीत सिंह कैन बी कंपेयर्ड ए लोयन। रंजीत सिंह कैन बी कंपेयर्ड ए लोयन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, पता है खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसमें दोस्तों टू ए लोयन आएगा, इसमें टू ए लोयन, टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 103 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड आफ्टर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, यानी कि अल्प विराम कोमा का प्रयोग है वो दोस्तों इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद में किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोमा, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें देखिए बारिश होने वाली है, अपना छाता ले जाना मत भूलना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों, इट इज गोइंग टू रेन, डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म। यहाँ पर देखिए अधिग्रहण, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए अधिग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताइए दोस्तों, दूसरी संख्या है वो क्या होगी? तो सीधा सा है दोस्तों, 180, ठीक है दोस्तों, 180 3:2, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 180। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए दोस्तों जो संख्या का मैसा है वो क्या है? x है। तो दो संख्याएं क्रमशः दोस्तों क्या हो जाएगी? 3x और 4x, ठीक है। तो यहाँ पे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मैसा इंटू लेस है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है? 3x और दूसरी संख्या क्या है? 4x इंटू होगा इसमें, ठीक है। 3x इंटू 4x बराबर दोस्तों x यानी कि लेस इंटू में से, तो यानी कि यहाँ पर x इंटू 180। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? तो इसको आप काटोगे तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा दोस्तों 15। कितना आ जाएगा? 15। यानी कि दोस्तों 180 बटे 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। 3 इंटू 4 कितने होते हैं? 12, ठीक है। तो 15 आ गया। तो यहाँ पर है दोस्तों दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों x आ गया 12, तो यहाँ पे 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 15 आ गया, ठीक है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया? 15 चौक 60। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 107 नंबर प्रश्न है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर देखिए 12, 18, 36 और 41 का लसागु निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए 8, 14, 32 और 41 का दोस्तों यहाँ पे अपन लसागु निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4, फिर 7, फिर 16, फिर यहाँ पे 41, ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार सॉरी 45 है, ठीक है। फिर ये 45 का 45 ऐसे आ जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों, ऐसे आप निकालोगे तो यहाँ पर लेस आ जाएगा, यहाँ पे कितना? 180। कितना आ जाएगा? 180। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए विभाजित किए जाने पर क्रमशः दोस्तों 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। तो यहाँ पर दोस्तों 12 में से 8 घटा दीजिए, 18 में से दोस्तों 14 घटा दीजिए, यानी कि सब में 4-4 बचेंगे, ठीक है। तो 180 में से 4 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 176। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किग्रा बढ़ जाता है जब उसमें 42 किग्रा वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है।
नए व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है, नए व्यक्ति का औसत वजन है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 42 किग्रा वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो यहाँ पर 42 प्लस 15 इंटू 1.6 कर लीजिए। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1.6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पे 42 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 66। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 250 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 20% की छूट दी है, 250 रुपए अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर 80 इंटू 250 बटे 100 कर लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप काटोगे 80 इंटू 250 तो इंटू क्रम मूल्य, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा कितना, क्रम मूल्य आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा, 160। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों 150 होते हैं, यहाँ पे 160 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, देखिए अब मैं यहाँ पे एक, यानी कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है, या कि यदि अंकित मूल्य 250 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसको अपन ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं, यानी कि 250 रुपए है वो क्या है, अंकित मूल्य है, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों एक दुकानदार है वो 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट दिया मतलब कितना हो गया, 250 का 20% कितना हो गया, 50। तो यानी कि अब अपने पास में कितने बचे, 200 रुपए। 200 रुपए में उसने सामान बेच दिया। अब दोस्तों यहाँ पर अपन ने ऑप्शन उठाया कितना, 160। तो दोस्तों यहाँ पे 160 का अपन 25% निकालेंगे तो क्या 200 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। 160 का 25% आप निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। तो बिल्कुल सही है, 160 और 40 कितने होते हैं, 200। तो यहाँ पर 160 बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोहन ने 30,000 में 2 गाय खरीदी, एक को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों गायों का क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों गायों का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पहली गाय का विक्रय मूल्य बटा दूसरी गाय का विक्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों पहली गाय का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 15% की हानि और दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। तो दोस्तों यानी कि 85 बटे 19, यानी कि 85 बटे 19। तो दोस्तों इसको अपन काट सकते हैं, तो कैसे काटेंगे, तो ये 5 से 19 से कट रहा है ना, ये सॉरी 17 से कट रहा है, ठीक है। तो ये 5 बार कट गया और ये दोस्तों 17 से 7 बार कट गया, यानी कि 5/7। तो पहली गाय का क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर 5 बटे अनुपातों का योग कितना हो गया, 5 और 7 12। तो यहाँ पे 5/12 इंटू 30,000 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी गाय का क्रय मूल्य निकाल लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे 7/12 इंटू 30,000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 17,500। तो क्या पूछा है, दोनों गायों का क्रय मूल्य दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12,500 और 17,500। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में और 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए एक परीक्षा में 32% छात्र है वो गणित में और 40% छात्र है वो विज्ञान में।
और 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 32 प्लस 40 कितने होते हैं, 72। और 72 में से दोस्तों 20 घटा दीजिए, कितने बचे, तो दोस्तों 72 में से 20 घटाओगे तो 52 बचे। ठीक है, तो 100 माइनस 52 कर लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 48%। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 112 नंबर प्रश्न है, रमेश तथा सुरेश की मासिक आय क्रमशः 15,000 और 18,000 रुपए है। यदि रमेश की आय में 30% वृद्धि तथा सुरेश की आय में 20% की कमी की जाती है, तो दोनों की नई मासिक आय क्रमशः क्या होगी। तो दोनों की नई मासिक आय है वो क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मासिक आय है 15,000 और 18,000 रुपए। तो नई मासिक ज्ञात करेंगे तो दोस्तों 15,000 प्लस 15,000 इंटू 30/100, तो दोस्तों 19,500 हो जाएगा इसमें। ठीक है, रमेश की आय में। और सुरेश की आय में दोस्तों क्या करेंगे, 18,000 माइनस 18,000 इंटू 20/100 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14,400। तो 19,500 और 14,400 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो जाएगी 12.5 वर्ष में, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15,000 पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर 96 है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्याजों का अंतर इंटू 10,000 बटे मूलधन। ठीक है, ये रूट में होगा, तो यहाँ पर है दोस्तों 96 इंटू 10,000 बटे मूलधन कितना है, 15,000। तो ये क्या है, रूट में है। ठीक है, ये सूत्र होता है दोस्तों। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 8%। आप इसको काटोगे तो दोस्तों यहाँ पे 8% आ जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात 8:9:15 है। यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के क्रमशः 25%, 33% तथा 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो बचे हुए भंडार के रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात है वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपातों का योग कितना हो रहा है, 8, 9 और 15 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 8/32, 9/32 और 15/32 आपको करना है। तो मैं आपको अनुपात बता देता हूँ दोस्तों डायरेक्ट, यहाँ पर 1:1:2। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 116 नंबर प्रश्न है, 3600 रुपए के कुल लाभ को क ख ग में इस प्रकार अनुपात में वितरित किया जाता है कि क और ख 5:4 और ख और ग 8:9। लाभ में ग का हिस्सा क्या है, ग का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों ग का हिस्सा क्या हो जाएगा इसमें, देखिए लाभ तो यहाँ पर दे रखा 3600 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा इसमें, देखिए क ख और ग। ठीक है, तो यहाँ पे 5:4 और इसका दे रखा है दोस्तों 8:9। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 8:9 है। ठीक है, तो 8 पंजे 40 और 8 चौके 32 और 9 चौके 36। तो यहाँ पे अनुपात आ गया दोस्तों 40, 32 और 36, 40, 32 और 36 है। अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे इनमें 4 का भाग जा रहा है, तो ये कट रहा है ना 4 से, तो ये आ गया 10 और 32 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 8। और दोस्तों 36 में 9 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 9, यानी कि अनुपात कितना आ गया 10:8:9। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अपने को क्या निकालना है, ग का लाभ, ग का अनुपात कितना है 9। तो दोस्तों 9/27 इंटू 3600 कर लीजिए, यहाँ पे 1200 रुपए आ जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पीहू और रानी ने क्रमशः 9,000 और 6300 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। एक निश्चित समय के पश्चात पीहू ने अपना सारा धन निकाल लिया। 2 वर्ष के पश्चात कुल लाभ 13,500 था तथा पीहू का हिस्सा 6,750 था, तो पीहू ने कितने समय तक व्यापार में बनी रही। दोस्तों इसका भी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 18 माह तक दोस्तों ये व्यापार में रही थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि 6 पुरुषों का 15 दिनों के लिए वेतन 2100 रुपए है, तो 9 पुरुषों का 12 दिनों के लिए वेतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है,
9 इंटू 12 इंटू 2100 बटे 6 इंटू 15। बस इसको काट लीजिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2520। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समयानुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, लेकिन यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तदनुसार उस व्यक्ति को कितनी दूरी चलना है? दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ऑप्शन उठा के आप कर सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 किलोमीटर। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है। देखिए पाई चार्ट दे रखा है, तो कंपनी के विभिन्न खर्चों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अगर कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ रुपए है तो उसका परिवहन और बिजली पर कुल व्यय कितने करोड़ रुपए है? परिवहन का तो है दोस्तों 15% और बिजली का है 25%, यानी कि कितना हो गया 40%। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 40 इंटू दोस्तों यहाँ पर 50 बटे 100। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम कितने का हो गया 100 का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 करोड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर संख्या 47 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी जरूर बताएं। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।